नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। कोरोना की दूसरी लहर में कहीं ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है तो कहीं अस्पतालों में बेड्स के लिए मरीज परेशान हो रहे हैं। कहीं शमशान घाटों पर शव जलाने की जगह नहीं मिल पा रही है तो कहीं परिजनों को उनके अपनों के शव नहीं मिल पा रहे हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी राज्य हो, हर जगह स्वास्थ्य सिस्टम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के हालातों पर खुद बीजेपी के सांसद और मंत्री दुखी हैं और एक एक कर सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर उनसे दखल देने की अपील कर रहे हैं। जहां एक और राज्य मंत्री सुनील भराना ने सीएम को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के दो सांसद राजेंद्र अग्रवाल और कौशल किशोर मेरठ में ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड्स की कमी को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि यूपी सरकार के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने स्वास्थ्य अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर लखनऊ के केजीएमयू और बलरामपुर अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि खुद सांसद, मंत्री स्वास्थ्य विभाग के इस लचर सिस्टम से परेशान आ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सीएम को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन की कमी और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। उधर अखिलेश यादव ने तो ट्वीट कर योगी सरकार को घेरा है। अब सवाल यह उठता है कि ऑक्सीजन कम या सियासत बेवजह हो रही है गरम। इसी मुद्दे पर हम अपने खास पैनल के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको एक एक कर ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि सीएम को चिट्ठी लिखकर किसने क्या कुछ कहा है। तो सुनील भराला, राज्य मंत्री यूपी सरकार, जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि हर रोज करीब 1500 नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, चिंता जाहिर की है। साथ ही साथ उन्होंने ठीक होकर आने वाले मरीजों की संख्या इससे आधी बताई है। और जाहिर तौर पर ये ऐसे सवाल हैं जिस पर सबको सोचना है। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, जिसका जिक्र हर कोई कर रहा है। मेरठ के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन कम है, ये भी सवाल उठाए सुनील भराला ने। और इस अव्यवस्थाओं में अब तक 500 लोगों की जानें जा चुकी हैं। साथ ही साथ राजेंद्र अग्रवाल ने बीजेपी सांसद ने कहा कि मेरठ में हर दिन 35 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन नहीं मिल पा रही है, इसीलिए इसकी आपूर्ति कराई जाए, ये बहुत जरूरी है ऐसे वक्त में, मुश्किल की घड़ी में। मेरठ के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की काफी दिक्कत है, राजेंद्र अग्रवाल कह रहे हैं, और इन परेशानियों का समाधान जल्द किया जाना चाहिए। जाहिर है ये अपने आप में एक बड़े सवाल हैं और लोगों की चिंता भी इससे जुड़ी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि जिस स्पीड से संक्रमण फैल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसे देखते हुए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। प्रशासन, सीएमओ की कोशिश के बावजूद ऑक्सीजन आखिर कम क्यों है, क्यों ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है? हालात ये हैं कि कई अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से ही मना कर रहे हैं, यह सबसे बड़ी विडंबना है। कौशल किशोर कह रहे हैं, बीजेपी सांसद, कोविड मामलों में गंभीर बढ़ोतरी के बावजूद भी मेरठ, लखनऊ में सरकारी अस्पतालों की अपर्याप्त व्यवस्था है, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो दिखती नजर नहीं आ रही है। हैंडलिंग की शिकायत करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मेरठ में बेड, ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाइयों की कमी है, तो कोविड मरीजों के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें मुख्यमंत्री, ये कहा है कौशल किशोर ने। और लखनऊ केजीएमयू, बलरामपुर अस्पतालों में अधिकारियों की कॉल उठाई, दोनों अस्पतालों में अधिकांश बेड खाली पड़े हुए हैं, तो क्यों वहां पर मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है? अधिकारी या तो छुट्टी पर हैं या महामारी से पूरी तरह से बेखबर हैं। बृजेश पाठक, जो कि पहले सवाल उठा चुके हैं, लखनऊ में जांच रिपोर्ट मिलने में 4 से 7 दिन लग रहे हैं, एम्बुलेंस भी मरीजों को समय से नहीं मिल पा रही है इन व्यवस्थाओं के बीच में। और साथ ही साथ बृजेश पाठक ये कहते हैं कि फोन पर बुलाने पर 5 से 6 घंटे में एम्बुलेंस पहुंच रही है। इस महामारी के दौर में सीएमओ से भर्ती की स्लिप मिलने में 2 दिन का समय लग रहा है, ऐसे में मरीज करें तो क्या करें? इतिहासकार योगेश प्रवीण को नहीं मिल पाई एम्बुलेंस, इसका जिक्र बृजेश पाठक ने किया है। प्रियंका गांधी क्या कह रही, देखिए आप, अस्पतालों में बेड नहीं, ऑक्सीजन और दवाइयों की भारी किल्लत है। ग्रामीण इलाकों में तो जांच तक नहीं हो पा रही है लोगों की, यह बड़ा सवाल अपने आप में। शहरी इलाकों के लोगों को जांच कराने में काफी मुश्किलें हो रही है। प्रियंका गांधी ने आगे सवाल पूछा है और कहा कि कई दिनों तक रिपोर्ट तक नहीं आ रही है मरीज की, अगर वो जांच करा रहा है तो। साथ ही साथ 23 करोड़ की आबादी वाले राज्य में सरकार के पास केवल
126 परीक्षण केंद्र ही हैं, 115 निजी जांच केंद्र हैं। यह सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश सरकार से प्रियंका गांधी ने और कहा है पूरी दुनिया में कोरोना की ये जंग 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। जांच, उपचार, ट्रैक और टीकाकरण जो कि जोरों पर होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। यदि आप पहले खंबे को गिरा देंगे, प्रियंका गांधी ने पूछा सवाल, तो फिर हम इस जानलेवा वायरस को कैसे हराएंगे। जी हां, तो ये अव्यवस्थाएं जो हैं उसको लेकर सुझाव भी प्रियंका गांधी ने दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। साथ ही उस पर विचार करने का आग्रह किया है कि जो सुझाव दिए गए हैं उस पर मुख्यमंत्री जी विचार करें। आप अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा योगी सरकार ऑक्सीजन की उपलब्धता पर सरेआम झूठ बोल रही है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, बहुत दुखद है। उससे भी दुखद यह है कि बीजेपी सरकार सरेआम झूठ बोल रही है कि कहीं कोई कमी नहीं है। यह एक नैतिक अपराध है। अब तो बीजेपी के समर्थक तक इस झूठ में अपनों को खोने के लिए बाध्य हैं। सत्य का इतना अपमान पहले कभी नहीं हुआ, यह सवाल पूछा अखिलेश यादव ने। तो ये देखिए आप किस तरह से सियासत अब लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही है, देश में हो रही है, क्योंकि अब सवाल यह है कि सिस्टम फेल है तो जिम्मेदारी किसकी है। अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी और उसके बाद खुद प्रदेश सरकार के सांसद मंत्री ही इस पर सवाल उठा रहे हैं इस अव्यवस्था को लेकर। तो चलिए डिबेट की शुरुआत करें, उससे पहले कुछ सवाल है आज के आपको बता देते हैं। पहला सवाल हमारा आज का है कि चिट्ठी बम क्या वाकई ऑक्सीजन है कम। दूसरा सवाल यह है कि अखिलेश प्रियंका का वार क्या कर रही है सरकार। तीसरा सवाल यह है कि ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है दूर तो सियासत क्यों हो रही है भरपूर। चौथा सवाल यह है कि ऑक्सीजन कम या सियासत बेवजह हो रही है गर्म, क्योंकि ऑक्सीजन वाकई में कम है या फिर सभी लोग अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं इस आपदा के दौर में। आखिरी सवाल यह कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल क्या होगा जनता का हाल। तो ये सवाल जो कि आज पूछे जाएंगे नेताओं से और साथ ही साथ इस तो देखा आपने किस तरह से ये जो पूरी की पूरी अव्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर अब सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री खुद इस बात को कह चुके हैं कि अफवाह ना फैलाएं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, दवाओं की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। खुद यहां तक मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो। लेकिन खुद मंत्री, सांसद, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ही अब सिस्टम पर सवाल खड़े करेंगे तो सवाल तो बनता ही है। इसीलिए 4 मेहमान मेरे साथ बन रहे, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए खेमचंद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पल्लवी शर्मा प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, आपका भी बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। रवि पाराशर है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल खेमचंद शर्मा जी आप ही से मैं करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं, आपके अधिकारी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, दवाओं की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कोई कमी प्रदेश में नहीं है, चाहे वो ऑक्सीजन की है। बाकी जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि खुद आपके सांसद, मंत्री स्वास्थ्य विभाग के इस लचर सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। हमें इस महामारी के समय में सार्थक बात करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे पे दोष आरोप करने से कोई फायदा नहीं। हम देखेंगे कहीं कांग्रेस की राज सरकार है वो भी फेल्ड है। नहीं, मेरा सवाल आप समझे नहीं खेमचंद शर्मा जी। मेरा सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें लोगों को सुविधाएं देनी है। हमें सुविधाएं नहीं मिल रही ना खेमचंद जी, मेरा सवाल आप समझे नहीं। सुविधाएं नहीं मिल रही है, इसीलिए तो आपके सांसद, मंत्री और लगातार इस पर जो सिस्टम आपका खराब हो चुका है उस पर सवाल उठ रहे हैं। आप कहेंगे तो बाकायदा मैं एक एक करके नाम भी गिना दूंगा, बाकायदा उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको जानकारी दे दूंगा। आपका जब सवाल खत्म हो जाए तो कृपया बताएं, मैं तभी बोलना शुरू करूंगा। आप ही नहीं करता क्योंकि आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, आप मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए ना साहब, घुमाइए मत उसको। मैं घुमा नहीं रहा, मैं यहाँ पे
जो सच्चाई है, जो पार्टी की लाइन है, जो बोलना चाहिए वो बोलूंगा। मैं आपके सवाल का भी आंसर दूंगा, लेकिन आपके अनुसार दूं ऐसा जरूरी नहीं है। आप सुनिए, इस समय इस महामारी के समय में किस तरीके से, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है और इस समय जिस तेजी से ये वायरस फैल रहा है उतनी तैयारी विश्व में कोई भी देश नहीं कर सकता। लेकिन क्या चीजें डेली बेटर हो रही है नहीं हो रही, क्या संसाधन डेली ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है नहीं कर रही है, इन चीजों पे बातचीत होनी चाहिए। हम देखेंगे उसी पे तो बात हो रही है खेमचंद जी, उसी पे तो बात हो रही है सर, उसी पे बात हो रही है। और वही सवाल आपके, बोल लीजिए, मैं शांति से बैठता हूँ। आपने शायद मेरे को चेहरा दिखाने के लिए बुलाया, मैं बैठता हूँ। नहीं, चेहरा दिखाने के लिए नहीं, अब नहीं बोलूंगा। नहीं, तो आपके पास समय हो तभी बोलूंगा। आप नाराज मत होइए, आप नाराज मत होइए खेमचंद जी, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है सर। बात को कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए बोलिए, आप कंप्लीट नहीं होगी बोलिए तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, इस महामारी काल में राजनीति से ज्यादा, अब आप कहते हैं प्रियंका गांधी जी महाराष्ट्र पे चुप रहती हैं, राजस्थान पे चुप रहती हैं, सारी बीमारी महाराष्ट्र से शुरू हुई। लेकिन मैं वो राजनीति नहीं करना चाहूंगा। हमें ये देखना है कि यूपी में पिछले एक हफ्ते में कितनी तेजी से बेडों को बढ़ाया गया, कितनी तेजी से ऑक्सीजन की उपलब्धि को बढ़ाया गया, कितनी तेजी से, मैं कहता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा तेजी से जो ब्लैक मार्केटर हैं, जिन्होंने होर्डिंग की हुई थी, उन पे कार्रवाई की गई है। आज वहां पे ब्लैक मार्केटिंग करने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। आपको पता है आज की खबर पता है आपको, उत्तर प्रदेश से कौशाम्बी से 7 रेमडेसिविर इंजेक्शन गायब हो गया अस्पताल से। कहां कालाबाजारी नहीं हो रही, आप बताइए। आप फिर, अब ये कालाबाजारी, ये हॉस्पिटल से चोरी हुई है। और आपको पता है कि करोड़ों रुपए की दवाइयां राजस्थान के हॉस्पिटल से, जो एसएमएस हॉस्पिटल है, उससे ये चोरी हुई। आपको पता है, बिल्कुल मुझे पता है, करोड़ों रुपए की जो बिल्कुल मुझे पता है सर। तो फिर आप मुझे मध्य प्रदेश का भी पता है, मुझे उत्तर प्रदेश का भी पता है। अनुरोध कर रहा हूँ कि हमें इंक्रीमेंटेड, जो हम साधनों को इंक्रीज कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, अभी जो हमारा भय का माहौल है, पैनिक का माहौल है, उसको हमें डिफ्यूज करना है। हमें यहाँ पे नेगेटिव बात करके, आरोप प्रत्यारोप लगा के कोई फायदा नहीं होने वाला। ना ही हम जल्दी से अपनी बात को खत्म करें प्लीज, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया खेमचंद जी। किसी प्रदेश का भला करने वाले, जल्दी हम बात भला नहीं हो रहा ना जनता का सर, नहीं भला हो रहा है। पिछले 24 घंटे में आपको पता है, आप गलत कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में आपको पता है 265 लोगों की जान चली गई है, हजारों अधिकारी, 30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, डॉक्टर सिस्टम फेल हो रहा है। आपके सांसद, आपके मंत्री, आपके विधायक आप ही की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि सिस्टम लचर हो गया है, फेल हो गया है। काम कर रहे हैं उनके बारे में बात करना जरूरी है, जो रात दिन लगे हुए हैं। बिल्कुल, मैं पूरा और जो जनता मर रही है खेमचंद जी, जो जनता मर रही है, जो अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, नहीं, आपको जवाब देना होगा। यूपी में रिसोर्सेज को योगी जी ने मोबिलाइज अरे सर, फिर ये चिट्ठियां, जो सवाल आपके सांसद, मंत्री, विधायक खुद उठा रहे हैं सिस्टम पर, क्या वो गलत हैं? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? आप बता दीजिए। लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ नहीं, पल्लवी शर्मा जो है, जो बैकग्राउंड है उसको खगाल सकता हूँ, लेकिन हमें सार्थक बात करनी है। पल्लवी शर्मा, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं इस डिबेट में, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। हर घंटे सिस्टम को बेटर करने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। पल्लवी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को रखिए प्लीज। खेमचंद जी ने जो बातें कही हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? प्रियंका गांधी ने भी आज सवाल उठाए हैं, सुझाव दिए हैं सरकार को। आप लोगों की तरफ से शिकायतें रहती है कि सरकार आप लोगों के सुझाव नहीं लेती है, बताइए सुझाव क्या हैं राजनीति से परे हटकर? देखिए, नमस्कार शंकर जी और सभी पैनलिस्ट को। मैं उम्मीद करती हूँ सब सुरक्षित है अपने घर में, और जो जनता देख रही है वो भी सुरक्षित है, उनकी सुरक्षा की कामना करती हूँ इस आपदा के समय में। मैं जो मेरे से पहले पैनलिस्ट बोल रहे थे, मैं उन्हें सुन रही थी। मैं यहाँ आज कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे हूँ, लेकिन बात क्योंकि मेरी पार्टी भी कहती है, मैं आज बात इस देश के नागरिक होने के नाते रखना चाहूंगी जी। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं विमेन एंड चाइल्ड लॉयर हूँ, फील्ड पे काम करती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ, 1 घंटा दिन में ऐसा नहीं जाता, 1 घंटा जब फोन पे ये मैसेज नहीं दिखता कि किसी को एक बेड चाहिए, किसी को कहीं पे ऑक्सीजन चाहिए, किसी को अस्पताल में दाखिला नहीं मिल रहा है, कोई रोड पे पड़ा है सिलेंडर लेके, किसी गुरुद्वारे के चैरिटेबल ट्रस्ट ने सिलेंडर दे दिया है तो सिलेंडर डाल के रोड पे पड़े हैं। मतलब मैं जानना चाहती हूँ, ये जो मुझसे पहले पैनलिस्ट बोल रहे थे, ये इतनी कठोरता, ये भाजपा वाले, ये केंद्रीय सरकार इतना कठोर, इतनी निर्दयता ये लाते कहाँ से है? इससे पहले भी सरकारें रही, मैं मानती हूँ। प्रियंका गांधी जीजा साले कहाँ पे थे, उनके बारे में भी थोड़ा पूछिए। आज आप चुप रहिए, आप पहले एंकर को बोल रहे थे कि बीच में ना बोले, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप भी बीच में ना बोले।
बोलिए बोलिए प्लीज, जल्दी से बात खत्म करिए पल्लवी जी। मैं बोल रही हूँ जो आज आपदा का समय इस देश पे आया है, जहां देश के लोग अपनी जान बिना किसी वजह के गंवा रहे हैं क्योंकि बस ये सरकार सोई पड़ी है या इस सरकार के लिए चुनाव जरूरी थे। आप देखिए मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा, हम महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे बहन, आपको नहीं पता है तो टीवी पे डिबेट के लिए ना आए। महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा केसेस डेली आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मौतें वहाँ पे हो रही हैं। क्या वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं? क्या वहाँ पे जीजा साले और दीदी की नहीं चली? क्या वहाँ पे जीजा साले? अरे खेमचंद जी, अभी स्वास्थ्य सेवाओं पर बात कर लीजिए। अभी बीच में मत बोलिए प्लीज। आप बोल रहे थे शक्ल देखकर ना बहुत ज्ञान बांट रहे थे, जब आपसे सवाल किए जा रहे थे आप बहुत ज्ञान बांट रहे थे आंसर को। अब आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? अब आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये जो भाजपा और केंद्र सरकार का दोगला चेहरा है ना, ये राजनीति आपकी नहीं अब चलने वाली, कि जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं और आपको कोई मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती, आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती, तो आप आलोचना करने वाले पर उल्टी उंगली उठाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप देखिए देश के लोगों की जान पानी के समान नहीं रखी है आपने, इस तरह देश के लोगों की जान गंवा रहे हैं। आपको चुनाव की पड़ी है, प्रधानमंत्री जी तो प्रचार नहीं खत्म हो रहे, ऑक्सीजन कितनी की है, देश की जनता को दबाव दीजिए। आपने कोविड के दौरान कितनी ऑक्सीजन क्यों की? अच्छा ठीक है, वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों किए? आज देश में वैक्सीन की किल्लत है, आज देश में ऑक्सीजन की किल्लत है क्योंकि मोदी जी एक्सपोर्ट करने में बिजी थे। आपको पता है कि महाराष्ट्र में जितने प्लांट दिए गए थे बनाने के लिए, फरवरी में जितना फंड दिया गया था आज तक वहाँ पे प्लांट नहीं लगे। क्या स्टेट सरकार को किसी ने मना किया था? क्या राजस्थान सरकार को किसी ने मना किया था? क्या छत्तीसगढ़ सरकार को किसी ने मना किया था? ठीक है फंड नहीं थे। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। कपिश श्रीवास्तव जी को इस डिबेट में जोड़ना चाहता हूँ मैं। कपिश जी को मैं इस डिबेट में जोड़ना चाह रहा हूँ। कपिश जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपना पक्ष रखें। कपिश जी, स्थिति जो प्रदेश में हो रही है, मैंने सवाल पूछा था शुरुआत में, सिस्टम को लेकर सवाल पूछा था, क्या आप लोगों को भी लगता है कि सिस्टम फेल हो चुका है पूरी तरह से इस वक्त? एक तरफ सूबे के मुखिया ये कह रहे हैं कि कोई चीज की किसी तरह से कमी नहीं है, चाहे ऑक्सीजन की चाहे दवाओं की, फिर ये प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या यह सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है? क्या सिर्फ राजनीति हो रही है बाकी दलों की तरफ से? सरकार काम भी तो कर रही है ना कपिश श्रीवास्तव जी, ऐसा तो है नहीं कि हाथ पर हाथ धरे सरकार बैठी हुई है। नहीं, सरकार तो काम कर रही है और सरकार इतना ज्यादा काम कर रही है कि शमशान में बेड बढ़ गए हैं, वहां लकड़ी मुहैया नहीं करा पा रही है। सरकार तो काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है इनसे कि हम क्या मूक दर्शक बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट है? आज पूछा है कि नहीं पूछा है? तो ये सुप्रीम कोर्ट का जवाब देना नहीं चाहते, ये हाई कोर्ट का जवाब देना नहीं चाहते, ये हर जगह तानाशाही करना चाहते हैं। कोविड पे बैठ करके इतनी बड़ी महामारी पे हम लोग बात कर रहे हैं और खेमचंद जी किसी को बोलने नहीं देना चाहते, सुनना नहीं चाहते हैं विपक्ष की बात। तो ये तानाशाही पूर्वक रवैया है जो ये अख्तियार किए। आपने जितनी शंकर भाई बातें पत्रकारिता की हैसियत से पूछी, आपने पत्रकार होने की हैसियत से, आपको एक बात का जवाब नहीं दिया। आप टोकते गए, लेकिन वो अपनी बात जो उनको रटी हुई 2 लाइन कही गई है और अमानवीय बातें कह रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन मैं शंकर भाई आपसे कहूंगा, निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतने सख्त लहजे में जो आप लोगों ने अपनी पत्रकारिता की उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि योगी जी ने साफ कह दिया है कि जो भी भ्रम फैलाएगा, जो अफवाह फैलाएगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। अब सारी मीडिया वाले तो पहले भी जाते रहे, आपको भी जाना पड़ेगा, हमको भी जाना पड़ेगा। लेकिन वही मेरा तो भाई बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि इनके जो इनके जो सांसद हैं, इनके जो पूर्व मंत्री हैं, इनके जो मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक जी मंत्री हैं, एक मंत्री और भी, और फिर राजेंद्र अग्रवाल साहब, कमल किशोर जी, ये लोग झूठे आदमी हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। अपने सरकार के खिलाफ बताइए लेटरबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनके स्वजन मर रहे हैं, उनके दोस्त मुहिम मर रहे हैं, वो बेचारे बेड नहीं दिला पा रहे हैं। कितनी गलत बात है। इतनी सेक्रीफाइस देश चलाने के लिए, राष्ट्र के लिए नहीं की जा सकती है। इतनी बुराई अपने सरकार की कोई करता है? बताइए जी। अरे कहना चाहिए लोग मर रहे, मरने दीजिए, आंकड़े छुपाइए, आरटीपीसीआर मत दिखाइए। और आरटीपीसीआर पे जो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर प्राइवेट वाले में होता है उसको कह दीजिए, मना कर दीजिए कि ये नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने कम आएंगे तो हम कहेंगे ना हमने बड़ा बढ़िया मैनेजमेंट किया।
भाई उतना कुछ करने के बाद भी उत्तर प्रदेश में 33,000 आ रहे हैं और पूरे इंडिया में 3.5 लाख से ज्यादा आ रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि 10%, 10 गुना इससे ज्यादा केसेस हैं, क्योंकि 100 पे बेड इससे ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं योगी और मोदी सरकार को। वाकई जिसके वंश होगा वही इस समय इस तरीके की बात करेगा। और क्यों नहीं राजनीति होनी चाहिए? देश अगर राजनीति से नहीं चल रहा तो लोकतंत्र में चुनाव की क्या जरूरत थी, जिसके अंदर आप रैलियां कर रहे थे बिना मास्क लगाए? जो त्रिस्तरीय चुनाव आपने उत्तर प्रदेश के अंदर कराए और गांव गांव तक आपने स्प्रेड फैला दिया, उसके लिए कौन दोषी? सुप्रीम कोर्ट पूछती है, हाई कोर्ट पूछती है कि जो सरकार चिकित्सा सुविधाएं मुहैया ना करा पाए, ऑक्सीजन मुहैया ना करा पाए, दवा नहीं मुहैया करा पाए, बेड नहीं मुहैया करा पाए, क्या ये अपराध नहीं है? क्योंकि अनुच्छेद 21 हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इस संविधान के माध्यम से देता, योगी और मोदी सरकार की वजह से नहीं। कहाँ है सरकार? ठीक सर, सब कुछ तो है भारत में, लेकिन सरकार नदारत। लौट रहा हूं कपिश, ये पेंडेमिक का दौर है, डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा नेशनल स्टेज पर है और हमारी राष्ट्रवादी सरकार मोदी जी की सो रही है। कहाँ है मोदी सरकार? लौट रहा हूं सर, लौट रहा हूं। रवि पराशर जी को भी जोड़ लेते हैं इस डिबेट में। ये पूछिए इनसे। जी बिल्कुल पूछेंगे, वो जवाब लूंगा मैं खेमचंद जी से। रवि पराशर जी, आपको जोड़ना चाहता हूं मैं। क्या आपको लगता है कि तैयारी हमारी अधूरी थी, उसी का खामियाजा, उसी का नतीजा हम भुगत रहे हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत कठिन समय है और जितना ये भयावह स्वरूप दूसरी लहर का है, मुझे लगता है कि ना तो हमारी जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जो वैज्ञानिक दृष्टि है वो इसको बहुत करीब से भांप पाई, और जाहिर है कि जब वहां से चूक होती है तो फिर जो कार्यपालिका है, जो विधायिका है, फिर वहां से भी चूक होना बहुत लाजमी है। अब स्थिति देखिए ये है कि इसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है कि जितना भयावह पेंडेमिक की सूरत हाल है इस समय, उतना निपटने के लिए हमारे पास इंतजाम नहीं है। ये बहुत ठंडे दिमाग से हमें मान लेना चाहिए और उसी हिसाब से हमें व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे जो पहली लहर में मेरा भी जीवन करीब 30 वर्षों से ज्यादा का पत्रकारिता का रहा है। जाहिर है कि मेरा परिचय एक आम आदमी से ज्यादा पूरे देश में है। पहली लहर का जो दौर था उसमें इक्का दुक्का हमारे जो परिचित थे उनको संक्रमण होने की बात सामने आती थी, लेकिन अब स्थिति ये है कि रोज कम से कम 2 या 3 हमारे पत्रकार मित्र, लेखक, बुद्धिजीवी जो है ये दुनिया कोरोना की वजह से छोड़ के जा रहे हैं। और बहुत सारे रोज फोन हमें इस उम्मीद के साथ आते हैं कि हम पत्रकार रहे हैं तो शायद प्रशासन शासन में हमारी कुछ जान पहचान ज्यादा होगी तो हम किसी को ऑक्सीजन दिलवा पाएंगे या बेड दिलवा पाएंगे। लेकिन मैं अपना अनुभव आपको शेयर करूं कि मैं पिछले 2 दिन से, मैं और मेरी पत्नी, हम एक अदद टीके के लिए, टीके की खुराक के लिए 3-4 जगह चक्कर काट चुके हैं, लेकिन टीका हमको नहीं मिल पाया। आज हमारे बहुत करीबी एक रिश्तेदार का सुबह सुबह फोन आया कि उनका ऑक्सीजन लेवल 40 हो गया है। मैंने तमाम अपने मित्रों से प्रयास किए, बहुत सारे सुझाव हमें मिले, लेकिन अभी तक की स्थिति सुबह से शाम हो चुकी है और उनको बेड नहीं मिल पाया है। तो ये वस्तुस्थिति मानने में कोई दिक्कत नहीं है। जब हम स्वीकार कर लेंगे तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स, अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि पॉलिटिक्स क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाई साहब पॉलिटिक्स ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आप टीके को, आपके नेताजी जो है बीजेपी का टीका बता के एक सामाजिक मंच से बहुत तंजिया अंदाज में हंस पड़े। सियासत होनी चाहिए, सकारात्मक सियासत होनी चाहिए। और जो सवाल शंकर ने इस बहस में शुरू में उठाया कि भाई प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकारें जहां पे हैं, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र हो, वहां से तो मोदी सरकार पर निशाने लगातार साधे जा रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी की सरकारें हैं जहां जहां, वहां बेचारे मुख्यमंत्री कुछ कह नहीं पा रहे, तो उनको कहना चाहिए। और जाहिर है कि जो जनप्रतिनिधि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अगर वो पत्र लिख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने जो लोग हैं उन्हें सुविधा मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, अपनी लाचारी
जता रहे हैं, तो ये इस ईमानदारी में मुझे लगता है कि कोई सवाल न उठा करके हम अपने अपने स्तर पर, और पॉलिटिकल पार्टीज को मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी को भी, अब जैसे हमें पता चला गाजियाबाद में एक इंदिरापुरम में एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे वाले लोग जो है ऑक्सीजन का प्रबंधन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग, तो सिविल सोसाइटी को भी आप प्रोत्साहित करें। तू मैं करने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी के पास भी बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं, बहुत सारे इनके समर्थक हैं जो सक्षम हैं, तो वो अपने उन लोगों से कहें। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने से जुड़े हुई, अपने विचारों से प्रभावित सिविल सोसाइटी को करे। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में आधार है, तो समाजवादी पार्टी अपने युवा कार्यकर्ताओं के बूते लोगों की मदद करने का प्रयास करें। ये नकारात्मक बयानबाजी बंद, बिल्कुल ये बयानबाजी बंद होनी चाहिए, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अगर कमी है तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। खेमचंद शर्मा जी, मैं जवाब लूंगा। रवि पाराशर जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए, उनका जवाब लेने के लिए खेमचंद जी मैं आपके पास आता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले रवि पाराशर जी ने जो बात कही, अब तो आपको हकीकत समझ में आ गई ना सर? लाइव डिबेट में उन्होंने बताया कि किस स्थिति से वो गुजरे, उनको एक इंजेक्शन नहीं मिला, दवाई नहीं मिल रही है, बेड्स नहीं मिल पा रहे वहां पर। ये तो किसी राजनीतिक पार्टी का आरोप नहीं है ना। और मैं आपको दावे के साथ खेमचंद शर्मा जी कह सकता हूं, मैंने कई अपने पत्रकार भाइयों को खोया है, इस दर्द को मैंने करीब से देखा है, उनके दर्द को मैंने जाना है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। फिर आप क्यों नहीं मान रहे कि सिस्टम फेल है आपका? आप क्या चाहते हैं? अभी कुछ और सवाल रह गया भाई तो पूछ लो, फिर उसके बाद में बोलूं। बोलिए। या मैं बोलूं अभी सवाल समाप्त हो गया तो? नहीं, आप क्यों मेरे बीच? एक मिनट पल्लवी जी, प्लीज पल्लवी जी। ये मेरे बीच क्यों बोल रहे थे? फिर मैं भी इनको डिस्टर्ब करूंगी? ये मेरे बीच ये दिखाता है पल्लवी जी, वो ये करेंगे। आऊंगा आपके कुछ पास, नहीं करेंगे। आऊंगा आपके पास। मेरा सवाल खेमचंद जी से, मैं उनसे जवाब ले लूं। खेमचंद जी, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, ईमानदारी से जवाब दे रहा हूँ। मैं भी देश का नागरिक हूँ, मैं भी, मेरी वाइफ भी कोविड पीड़ित है और वो अभी हाउस आइसोलेटेड है। हम लोग भी बहुत सारी समस्याएं झेल रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि भारत में हर चीज मौजूद है और हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमारे पास कमी है तभी हम पूरे विश्व के पास पहुंच रहे हैं और पूरा विश्व हमें मदद कर रहा है। हमें इस समय ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, हमें इस समय मेडिकल की शॉर्टेज है, क्योंकि जो महामारी है वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आई है और बहुत ज्यादा तेजी से फैली है। अब मैं यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लगाऊं कि महाराष्ट्र से शुरू हुई, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र की वजह से फैल है, तो वो गलत है, क्योंकि पूरे देश में फैली है और इसके भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं। इस पे बात में कर सकते हैं। अगर समाजवादी पार्टी राजनीति करना चाहती है तो करते रहे, क्योंकि उन्होंने राजनीति तो वैक्सीनेशन पर भी करी। उन्होंने तो राजनीति जब से मोदी जी वैक्सीनेशन का निर्माण करना चाहते थे तब से करी। उन्होंने तो लास्ट टाइम लॉकडाउन पे भी राजनीति करी, जब 9 महीने तक मोदी जी ने भोजन की व्यवस्था करी गरीब लोगों को, उन पे भी उन्होंने राजनीति करी, क्योंकि उनका काम सेवा नहीं है। हमारा काम सेवा है, हम सेवा लगातार करते रहेंगे। अगर वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ, आपके एमएलए क्या कर रहे हैं, आपके एमपी क्या कर रहे हैं, आपके पास जो करोड़ों रुपए का जो फंड है वो क्या कर रहा है, कहाँ पे आप सेवा कार्य कर रहे हो, आप क्यों सेवा कार्य नहीं कर रहे हो? आप भी हॉस्पिटल बना सकते हो, बड़े बड़े बंगले हैं आपके पास, उनको आप टेम्परेरी हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप करना कुछ नहीं चाहते। सरकार में कौन है? सरकार इस महामारी में सिर्फ सरकार, अरे भैया सुनिए, इस महामारी में सिर्फ सरकार जीत सकती है, सिर्फ सरकारी व्यवस्था कर सकती है। ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की बनती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सरकार का ये काम है। आप सुन लीजिए, सरकार ही सारा कुछ सॉल्व कर दे ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी महामारी में 3.5 लाख केस आ रहे हैं, लगातार केस बढ़ रहे हैं, इसमें सबको साथ में आना जरूरी है और इसमें जो भी सहयोग कर सकता है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा के आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। हर एमएलए की जिम्मेदारी है, हर एमपी की जिम्मेदारी है, हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है, हर जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो अपने आप को कहता है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ या पब्लिक फिगर हूँ। उसको पहले करना है, फिर आरोप लगाना है। सिर्फ आरोप लगाने से आप बच नहीं सकते। आरोप लगा के ये कैसे हंस रही है, जैसे राहुल गांधी हंसते थे, जैसे अपने अभद्रता दिखाता है, लोग मर रहे हैं। आप खेमचंद जी फिर तो अपने सांसद, मंत्री और विधायकों पर ही सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में लोग मर रहे हैं। हैं, तो आप अपने सांसद, मंत्री और विधायकों पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये हंस रही है, टीवी पे हंस रही है, दिखाता है, इनकी अभद्रता दिखाता है, इनकी सोच दिखाता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूँ, रवि भाई ने जो लाइन ली बिल्कुल उचित लाइन है, पॉजिटिव लाइन है। हम सबको उसी लाइन पे जाना है, हमें कंस्ट्रक्टिव काम करना है। और देखिए बहुत तेजी से
बहुत तेजी से हर घंटे हमारे जो रवि जी ने आपको हकीकत बता दी ना, साधनों को रवि जी ने आपको हकीकत बता दी ना प्रदेश में क्या है, लेकिन समस्याओं को तेजी से कैसे दर दर के लिए भटकना पड़ रहा है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही है, बेड्स वहां पर नहीं मिल रहे हैं। इस बीमारी से जीतेगा और हम मिलकर इस बीमारी को समाप्त करेंगे। नहीं, बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने से खत्म होती बीमारी तो अब तक खत्म हो जाती। खेमचंद जी, ठोस कदम उठाने होंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। पल्लवी शर्मा बोलिए। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आ रहे हैं, किस तरीके से देखिए शंकर जी, पहले तो मैं किस तरीके से शंकर जी ने प्लीज म्यूट कीजिए, मुझे आपने चुप करा दिया था और मैं बहुत तहजीब से चुप हो गई थी। मैं प्लीज आप इन्हें भी चुप कराइए और मुझे बात दीजिए बोलने का। ठीक है, बोलिए। नए बेड लगाए, खेमचंद जी, पल्लवी जी को बोलने दीजिए प्लीज। फैसिलिटी जनरेट की जा रही है, ठीक है, आपने बात रख दी है खेमचंद जी। एक्शन में और दो इंपॉर्टेंट भाषण देने से कुछ नहीं होगा ना, इन्हें ये समझना है। टीवी पे भाषण देने से कुछ नहीं होगा। जमीनी हकीकत ये है कि लोग मर रहे हैं और इस सरकार को जरा भी उनकी चिंता नहीं। मुझे हंसी इस बात पे आती है, मैं इनकी देखिए इन्हें चुप कराइए शंकर जी, ऐसे कोई फायदा नहीं है। अगर दोनों की आवाज खेमचंद जी, जब ये बोल रहे थे खेमचंद जी, ये कोई पॉलिटिकल रैली तो है नहीं। आपकी बारी खत्म हुई, आपसे सवाल हो गया, आपने जवाब दे दिया था। पल्लवी जी की बारी है, उनको जवाब देने दीजिए। पल्लवी जी प्लीज। ये भाषण दिए जा रहे हैं, इन्हें चुनावी रैलियों का शौक चढ़ा है, इन्हें लग रहा है डिबेट नहीं भाषण रैली चल रही है, भाषण दे रहे हैं बैठ के लगातार। दूसरों को भी सुन लीजिए। नाम नहीं लेना चाहता। देखिए मुझे इनकी मूर्खता पे हंसी आती है। ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि राज्य सरकार, एमएलए के पास फंड है, एमएलए ने अस्पताल क्यों नहीं बनाया। मुझे लगता है एक बच्चा पॉलिटिकल साइंस का 10वीं कक्षा का इनको बता देगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं और फिर बोले दूसरी बात, मेरा इनसे बहुत सरल सवाल है, अगर इसमें हिम्मत है उसको जवाब दे दे। खेमचंद जी सुन तो लीजिए, नॉन स्टॉप, हाँ सुन लीजिए, जल्दी जल्दी पल्लवी जी प्लीज थोड़ा जल्दी खत्म करिए। हाँ नहीं, मैं जल्दी खत्म कर रही हूँ, आप मुझे ही जल्दी खत्म करने को बोल रहे हैं, उन्हें आप पूरा वक्त दे रहे हैं, मैं जल्दी खत्म कर रही हूँ। मैं एक सवाल बस पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इन्हें बोलने का बहुत शौक है, बार बार बोल रहे, किसी को सुन नहीं रहे, तो सवाल का जवाब दे दे। ठीक है, पूछिए। 2020, अप्रैल 2020 और जनवरी 2021 जब ये देश कोविड से संक्रमित था, हम एक पैंडेमिक के बीच में थे, हम एक आपदा के बीच में थे, भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने ऑक्सीजन एक्सपोर्ट को दुगना क्यों कर दिया? एक पैंडेमिक के बीच होते 9,301 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आपने एक्सपोर्ट किया, क्यों? पिछले साल जब पैंडेमिक नहीं था, आपने मात्र 4,500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया था। पैंडेमिक होते, कोविड होते, आपने उस एक्सपोर्ट को डबल कर दिया, क्यों? आप चाहते थे आपके देश के लोग इस हालत में पहुंचे और मरे सड़कों पर, ये चाहती थी आपकी सरकार। वैक्सीनेशन, आपने क्यों वैक्सीन का एक्सपोर्ट इतना किया? जब आज आपके देश में वैक्सीन की किल्लत पड़ चुकी है, क्यों किया आपने ऐसा? और आज आप पॉलिटिक्स और राजनीति की बातें करते हैं। आपकी सरकार के पास जब सत्य ये है, जब आपकी सरकार के पास मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं बची, मैं जवाब ले लेता हूं। हमेशा आपका डिफेंस जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं कपीश जी के पास जा रहा हूं। लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछेंगे, आपने सवाल पूछ लिया पल्लवी जी, सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपकी सरकार से। बोलिए। देखिए, हमारी बहन को शायद ये चीजें नहीं पता कि जितनी कैपेसिटी स्टेट्स की है उससे ज्यादा वैक्सीनेशन दिया गया, और ये साइंटिफिक मेथड है, WHO और एक्सपर्ट्स के द्वारा रिकमेंडेड मेथड है, उसी के द्वारा वैक्सीनेशन दी जा रही है और उसमें कोई खामी नहीं है। जितनी कैपेसिटी आपकी वैक्सीनेशन की है उससे ज्यादा वैक्सीनेशन सप्लाई की गई है। एक मिनट, ये दिखाता है आपकी अवधता। दूसरा, आपकी ये छोटी सोच को दिखाता है। जब पैंडेमिक नहीं है तो ऑक्सीजन हमारी जो चीजें हैं वो एक्सपोर्ट की जाएंगी। तो लास्ट ईयर क्या हमारी इतनी डिमांड थी? अभी जो डिमांड है वो अप्रैल 1 वीक से बढ़ी है और एकदम तेजी से बढ़ी है। अब ऑक्सीजन की कमी आई है और अभी भी जो कमी है वो डिस्ट्रीब्यूशन की है। स्टेट के पास अपने हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए साधनों की कमी है, ऑक्सीजन जनरेशन की कमी से ज्यादा ट्रांसपोर्ट की कमी है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट, व्हाट महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज डूइंग? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मोदी सरकार ने PM केयर फंड के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट लगाने। पल्लवी जी, राज्यों की भी जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकारों की भी इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ केंद्र पर नहीं डाला जा सकता, सब कुछ किसी सरकार पर डिपेंड नहीं हुआ जा सकता, सबको सोचना होगा। बैलेंसिंग एक्ट कपीश श्रीवास्तव जी, आपको आ रही मेरी बात? इल्जाम नहीं लगाएंगे, थोड़े राज्य सरकार पे लगा दे, थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट कर ले,
मैं इसके सख्त खिलाफ। कपिश जी, मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूं की क्या गलती है बताइए। कपिश जी, सरकार ने फ्री वैक्सीन को ये जो परिस्थिति देश में है, प्रदेशों में है, इसके लिए कोर्ट को भी आगे आना पड़ा। कोर्ट ने बाकायदा केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कपिश श्रीवास्तव जी, बताइए मेरे को। ऐसी महामारी में जहां पर हम सबको मिलकर एक होना चाहिए, हम आपस में लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, क्यों समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सुझाव नहीं दिए जाते हैं सरकारों को? सबसे फिर तो आरोप लगता है ना कि आप लोग भी इस आपदा में सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं। देखिए, आरोप जो लगा रहा है उससे सिर और पैर दोनों होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए। हम एक चीज ये कह रहे हैं, हमारे 5 सांसद हैं और 55 के करीब में हमारे विधायक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हम जितनी उसमें चुन के गए उतने ही आवाज उठा सकते हैं। और कारखाने में तूती की आवाज सुनता कौन? हमें कवर कौन देता है? भाई देखिए, आज की पत्रकारिता सफल वही है जो पूछे भारतीय जनता पार्टी और सत्ता से कि आम कैसे खाया जाता है, चूस के खाते हैं कि गार के खाते हैं, कि कैसे खाते हैं, कि काट के खाते हैं। क्योंकि विपक्ष अगर क्वेश्चन करेगा तो वो नकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि सारी एजेंसीज तो विपक्ष के हाथ में है। भाई जितनी भी एजेंसीज हैं सब विपक्ष पास है, सत्ता के पास तो कुछ है ही नहीं है। और अगर विपक्ष प्रश्न कर दे तो बड़े बड़े लोग भी कह देते हैं कि नकारात्मक बातें की जा रही। अगर कोई वक्रोक्ति में चीज कही गई तो उसको भी, अरे भाई तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्रियों ने, नेताओं ने नहीं कहा कि गौमूत्र पीने से कोरोना चला जाता है। गो करोना गो का नारा लगा के बकायदा पार्टी लखनऊ के अंदर आयोजित किया गया था। और बड़े बड़े पत्रकारों ने पूछा तो सब कहते थे कि हाँ मैं पेशाब पीता हूं गाय की और मुझे कोरोना नहीं होगा। भाई कोरोना महामारी सबके लिए है और सबने अपने नेता खोए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी खोए, सपा ने भी खोए हैं और पूरे देश ने अपने नागरिक खोए। बिल्कुल। लेकिन अगर हम प्रश्न कर दे तो वो नकारात्मक चीजें हैं। आप मैं एक चीज पूछ रहा हूं, मैं ये पूछता हूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पत्रकार क्यों नहीं मुहैया करा रहे? हमारे मीडिया हाउसेज इतनी बड़ी बड़ी हैं, क्यों नहीं मुहैया करा रही? केवल आप प्रश्न ही पूछेंगे? अरे भाई आपका काम ही प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि आपके पास सिलेंडर नहीं है जो आप मुहैया करा देंगे। समाजवादी पार्टी के एक लीडर हैं जो कि लखनऊ के अंदर आशुतोष वर्मा जी ने, उनके पास अपना हॉस्पिटल है, चाइल्ड वो पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं, उनके 50 सिलेंडर थे, उन्होंने 50 सिलेंडरों की मदद की है। लेकिन और कहां से कर देंगे? पैदा कर देंगे सिलेंडर। अरे इस सरकार ने 1.5 साल के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर 250 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे 167 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए। उत्तर प्रदेश में भी 14 दिए गए थे, एक नहीं लगा है साहब, एक नहीं लगा है। और बात निर्यात करने की हो रही है और सारी चीजें निर्यात हो रही थी। अभी हमारी बहन ने दूसरा प्रश्न किया और उसका उत्तर वो दूसरा दे रहे हैं। उन्होंने प्रश्न ये पूछा आपने 6.5 करोड़ क्यों कर दिया? कम से कम 3.5 करोड़ लोग अपनी जान बचा लेते लगवा करके। तो वो ये कह रहे हैं कि ये चीज डोज ऐसे होती है वैसे होती है। WHO ये कहता कि आप अपने यहाँ की बनी हुई वैक्सीन बाहर कर दीजिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें ठीक है, आप डिप्लोमेसी कर रहे हैं, आप बहुत सी चीजें डिप्लोमेसी में की जाती हैं, आप उसको उस तरीके से कहिए, आप झूठ मत बोलिए। और दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, विपक्ष के अंदर जितनी ताकत है अपने जिसने संस्थागत चीजों से वो कर रहा है जो कर सकता है। हम डॉक्टर नहीं बन सकते, हम चिकित्सा सुविधा नहीं मुहैया करा सकते हैं, हम ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई सिलेंडर्स नहीं है। और दूसरी बात ये रह गई, जो आदमी जितना कर सकता है वो हर संस्थाएं कर रही हैं। ये सरकार नहीं, मैं 1 मिनट शंकर भाई बात कहता हूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट उस समय लागू होता है जब आपातकाल चिकित्सकीय देश के अंदर लग जाता है। हमारी केंद्र सरकार कहां है जो सो रही थी, जो पिछली बार जागी हुई थी और बहुत तेज जागी थी? आपकी बार क्यों? पहली बार में आपने कहा कि लॉकडाउन ही पहला होगा विकल्प, इस बार आप आखिरी क्यों बता रहे हैं? या तो आपका ये कहना गलत या तो आपका वो कहना गलत। अब मोदी जी बता दें कि कौन सी चीज सही। और केंद्र सरकार है का, ये हम नहीं पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है, हाई कोर्ट पूछ रही है तमाम देश की, कि सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि देश की मोदी सरकार कहां है और क्यों ना ये माना जाए कि आप हत्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा रहे हैं, चिकित्सा सुविधा नहीं मुहैया करा रहे हैं। ये हमारे न्यायालय कह रही है, विपक्षी दल नहीं कह रहे जो आप नकारात्मक बात कर सकें। बहुत सारे सवाल आपके हैं कपिल श्रीवास्तव जी। रवि पराशर जी के पास मैं आता हूं। खेमचंद जी आपका जवाब मैं लूंगा इस पर। रवि जी उससे पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। जो जिक्र कपिल श्रीवास्तव जी ने किया वाकई एक
क्या पहले जो संकट आया था उस समय हम सचेत हो जाते, सावधान हो जाते, व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेते तो आज ये हाहाकार नहीं मचता मौतों को लेकर? दूसरा मेरा एक सवाल है जो आजकल खूब चर्चाओं में है, वैक्सीन के अलग अलग दाम को लेकर सवाल ये पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्य को एक दाम पर वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही है। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। दूसरा, एक कालाबाजारी को लेकर रवि पारासर जी मैं आपसे पूछना समझना चाहता हूं। जिस तरह से खेमचंद जी ने भी कहा कि पूरी तरह से कालाबाजारी पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही है जहां से रेमडेसिविर इंजेक्शन गायब हो रहे हैं, बहुत सारी कालाबाजारी और ये बड़े बड़े दामों पर उनको बेचा जा रहा है। इन सब बातों को लेकर आपका तथ्य क्या कहता है? देखिए शंकर जी, सबसे पहली चीज ये है कि आप किसी भी जो भी जीवित सभ्यताएं हैं, आप खलनायक विहीन समाज की परिकल्पना कभी नहीं कर सकते हैं और वो अवैज्ञानिक अवधारणा होगी। अगर आप किसी जीवित धड़कते हुए समाज में ये कल्पना करें कि इसमें तो खलनायक होंगे नहीं, खलनायक मतलब केवल व्यक्ति की बात नहीं है, हालात और परिस्थितियों की बात भी है। सही बात है कि बहुत सारे ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो लोग मर गए हैं जिनके, उनको श्मशान तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस वाले जो 400-500 रुपए लिए जाने चाहिए वो 5,000, 6,000, 10,000 रुपए वसूल रहे हैं। दवाइयों की जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनकी होर्डिंग हो रही है, कुछ चोरियां भी हो रही हैं और बहुत सारे बड़े पैमाने पर अगर आपके पास पैसा है तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी आप हासिल कर पा रहे हैं। तो ये और पुलिस भी दूसरी तरफ तू डाल डाल में पात पात, ऐसा नहीं है कि जो पुलिस के लोग हैं या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली एजेंसियां, वो भी काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रही हैं और जो खलनायक है वो अपना काम कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे समय में जो ये जो इंसानियत के दुश्मन है, इनके लिए सामान्य धाराएं नहीं होनी चाहिए। और बात सीधी सी ये है कि आजादी के बाद पहली बार इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, तो यकीनन जब उफनते हुए दूध में पानी के कुछ छींटे पड़ जाएंगे और जब दूध नीचे बैठ जाएगा, उस समय बहुत सारे विश्लेषण, बहुत सारी विवेचनाएं और बहुत सारे, मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों के स्तर पर भी होंगे, चिकित्सा विज्ञानी जो लोग हैं वो भी करेंगे, हॉस्पिटल्स की जो कैपेसिटी है उसके लिए भी होगा। और देखिए, एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, हम जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान इस देश में लोग मानते हैं, पूरी दुनिया में मानते हैं, लेकिन जिस मैच में वो 0 पर आउट होते थे उनके लिए भी बहुत सारी नकारात्मक टिप्पणियां, बयानबाजी होती, लेकिन उसके बाद उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता, स्वाभाविक बात है। दूसरे मैच में अच्छा खेलते थे रवि पाराशर जी। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मुझे जो कटु अनुभव हुआ हो, बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जिनको वो कटु अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि हम फोन पे बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक अगर देश की कमान जिसके हाथ में हो उससे प्रश्न होंगे, और बहुत स्वाभाविक है कि होंगे, और ऐसे मौके पर तो बिल्कुल होंगे जबकि बहुत सारे लोग अपने जान गंवा रहे हों और परिजन उनके रो रहे हों, बिलख रहे हों, तो ऐसे में प्रश्न होंगे। लेकिन हमारे जो तीनों भाई बहन पॉलिटिकल प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, उनसे मैं एक चीज ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि स्थितियां सुधर नहीं रही हैं। ठीक है, हालात बेकाबू हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्थितियां दिनों दिन ठीक हो रही हैं। कल के मुकाबले आज कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं, तो कल कुछ और सुविधाएं बढ़ेंगी। इस बात में भी, इस अप्रोच में भी हमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जितनी जरूरत इस समय है उतना हम नहीं जुटा पा रहे। लेकिन शंकर जी, मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बातें होनी चाहिए। जैसे जो ये सवाल उठते हैं कि टीके का उस समय निर्यात क्यों किया गया, या ऑक्सीजन का जो निर्यात वाली बात है, आप देखिए भंडारण की एक कॉस्ट होती है, कोल्ड चेन एक बनानी पड़ती है। आप जब बहुत सारे लोग, हमने ये खबरें भी पढ़ी होंगी, और हमारे जो कांग्रेस की बहन है और जो समाजवादी पार्टी के भाई हैं या बीजेपी के जो भाई बैठे हुए हैं, उन्हें ये भी पता होगा जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो जो सेंटर्स थे वहां पर भीड़ नहीं लग रही थी, लोगों को खतरा या डर इतना महसूस नहीं हो रहा था। और उस समय लगातार ये खबरें आ रही थी कि इतने % ऑक्सीजन फला राज्य में, चाहे वो राजस्थान की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, यूपी की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, वैक्सीन खराब हो रही थी। अब जब लोगों को ये भयावह स्थिति का पता चला है, तो अफरा तफरी का माहौल
बिल्कुल बनेगा। लेकिन आयात निर्यात की जहां तक जो आरोप है उनको बेसिर पैर के एक आरोप के तौर पर न लगा के थोड़ा सा अध्ययन कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा प्रैक्टिकल बात है। अगर हम उन देशों की मदद उस समय नहीं करते जब हमारे पास बल्क प्रोडक्शन था और उसका उपयोग कम हो रहा था, डिमांड कम हो रही थी, अगर हम वहां नहीं भेजते, जरूरत के हिसाब से चीजें हुई, आप ये कहना चाह रहे हैं दुनिया के लोग, फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, बिल्कुल बिल्कुल। खेमचंद जी, जिस समय हमारे पास बहुत ज्यादा उपलब्धि थी उसको उसकी मेंटेनेंस उतनी महंगी पड़ती जितना कि हमने बाहर भेज के गुडविल कमाया। तो ये कोई बुरी बात नहीं होती है। हमारे पास अगर कोई चीज है, मेरे पास अगर रोटी है और फ्रिज नहीं है तो मैं पड़ोस में बांट दूं तो क्या प्रॉब्लम है भाई? उस खेमचंद जी के पास जाऊं उससे पहले कपिश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके लिए मैं कपिश जी बोलिए। देखिए शंकर जी, मैं बहुत स्पष्ट सी एक बात कहना चाहता हूं पराशर साहब से। जो भी उन्होंने चाहे ऑक्सीजन को लेकर कहा या वैक्सीनेशन को लेकर के कहा, तो माननीय पराशर साहब आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि 230 करोड़ रुपए की मांग कोविशील्ड और कोवैक्सीन के कंपनियों ने की थी प्रधानमंत्री जी से, जो कि नहीं दी गई। उन्होंने और ज्यादा प्रोडक्शन की बात कही थी कि हम करना चाहते हैं, क्योंकि आप 135 करोड़ की जनता है आपके पास। और आप जहां तक बात कर रहे हैं कि कुछ वैक्सीन खराब हुई, तो आप ये जान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन में वैक्सीन ज्यादा खराब हुई। और तीसरी चीज कहां खराब हुई वो भी बता रहा हूं। जो आप कहते हैं कि खराब हुई, उसकी किस तरीके से गलत की गई, उसका यह था कि जो पहले इन्होंने स्लैब तय किया था कि पहले जो है वो डॉक्टर्स को लगेगी या जो फाइटर्स रहे हैं उनको पहले लगेगी, फिर उसके बाद 45 साल के आए। तमाम लोगों ने अपने 18 साल, 17 साल, 12 साल के बच्चों को भी लगवाया है और उसको उसमें खराब दिखाया गया है वैक्सीन को। यह सत्यता है, इसको आप नहीं समझ पाएंगे। मैं देख रहा हूं कि जिनका जुगाड़ था उन्होंने लगवा लिया है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं जवाब ले इस बात को। और इस तरीके की चीजें आप 6.5 करोड़ नहीं 6.5 करोड़। देखिए एक बात बताऊं, पराशर साहब से मुझे उम्मीद इस कदर की नहीं थी कि आप किस तरीके से सरकार, कौन सी गौरव गाथा आप गा रहे हैं? गौरव गाथा आप यही गा रहे हैं कि सेकेंड वेव नहीं पता था इंडिया को आएगी कि नहीं आएगी। ICMR नहीं कह रहा था, WHO नहीं कह रहा था। आप पूरे देश को पूरा जो है रैली के अंदर झोंके हुए थे और आप कहते थे देखिए सबसे बड़ी रैली मेरी है, और आप मास्क तक नहीं लगाते थे। देश के गृह मंत्री मास्क नहीं लगाते थे और हॉस्पिटल विजिट कर रहे थे बिना मास्क के। ये चित्र क्या बताता था? सुबह रैली कराते थे और शाम को कहते थे कि मास्क लगाना ये सवाल बहुत उठ रहा है खेमचंद शर्मा जी आपके ऊपर। आपके लिए रैलियां जरूरी है, चुनाव जरूरी हो गए हैं, लोग मर रहे हैं, उसकी आप लोगों को चिंता नहीं है। करना चाहिए था। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। जी कपिश जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। खेमचंद जी, मैं आपको लाना चाह रहा हूं इस डिबेट में। आप हाईकोर्ट ने जब यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन के निर्देश दिए थे, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो मेरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में भी तो पंचायत चुनाव है, तब आप चले जाते कोर्ट। आप कहते हैं महामारी है, ऐसे वक्त में ठीक वक्त नहीं है ये चुनाव का सर। लोगों की जान की अगर आपको इतनी परवाह थी तो। और दूसरा सवाल जो उठाया गया, कपिश जी ने भी उठाया, सभी पैनलिस्ट उठा रहे हैं कि अगर देश एक है तो वैक्सीन के दाम अलग अलग क्यों हैं? एक देश एक वैक्सीन के दाम होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तीसरा जो सवाल आपने उठाया था कालाबाजारी को लेकर, कुछ लोग इस आपदा में मुनाफाखोरी कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए कितने कदम अभी तक सरकार ने उठाए हैं, प्रशासन ने उठाए हैं? इसका भी जवाब दे दीजिए थोड़ा सा। को समय दीजिए क्योंकि हमारे 2 पैनलिस्ट ने कुछ बातें रखी थी, उस पर प्रकाश डाल के मैं आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए, जो समाजवादी पार्टी वैक्सीन पे बोलती है तो वैसा ही हल्का लगता है जैसे पाकिस्तान शांति के लिए बोलता है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन को गलत और वैक्सीनेशन के प्रति अफवाह फैलाने का काम किया। उनके अध्यक्ष ने बोला कि ये वैक्सीन तो बेकार है, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं, मैं खुद ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। आज उन्होंने ऑन टीवी बोला है कि लोगों ने 12-12 साल, 15 साल, 18 साल में यूपी पुलिस से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस क्लिप को लें, इन महोदय से पूछें किसके 12 साल के बच्चे, किसके 15 साल के बच्चे, किसके 25 साल के लड़के को ये वैक्सीन लगी है। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने ऐसा नहीं किया। मैंने खुद अपने को वैक्सीन नहीं लगवाई, हमारे परिवार वालों को वैक्सीन नहीं लगवाई। तो ऐसा हुआ है तो जानकारी ली जाए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपसे जानकारी ली जाएगी, आपसे जानकारी ली जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी। अगर आप साक्ष्य नहीं दे पाए तो शायद आप पे भी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है।
अरे भैया सुन लो, आप घबराओ मत, या तो टीवी पर माफी मांग लो कि आपने गलत बयानबाजी की है। अगर आपने गलत बयानबाजी नहीं की है, इस क्लिप को यूपी पुलिस को भेजा जाएगा, आपकी जानकारी ली जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी। या तो अफवाह फैलाने की कार्रवाई होगी या उन लोगों पे कार्रवाई होगी जिन्होंने गलत तरीके से वैक्सीन ली है। अब आप बच नहीं सकते, और रिकॉर्डेड है, क्योंकि आप टीवी पे अफवाह लगातार नहीं फैला सकते। या तो आप बताएं या फिर आप पे अफवाह फैलाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। दूसरा आपने बोला कि ये लोग, मोदी जी क्यों सो रहे हैं? अरे भैया घबराओ मत, रुकिए, आप माफी मांग के बच सकते हो, आप झूठ बोल के खेमचंद जी, अगर सिस्टम में कमी है कहीं तो ये तो मानना पड़ेगा ना, इसको मानने में कोई हर्जा नहीं है, इसको मानने में कोई हर्जा नहीं है। जब खुद वैक्सीन की बदनामी करके नहीं, जब खुद सांसद, मंत्री, विधायक जब खुद सवाल उठा रहे हो, अब तो आपको मानना पड़ेगा कि कमियां थी, सिस्टम की कमी है, उसको दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी थी, जिसको हमने पूरी तरह से नहीं निभाया है, पूरी तरह से नहीं निभाया है। और इसीलिए ये हालात खेमचंद शर्मा जी प्रदेश में और देश में पैदा हो रहे हैं। इसीलिए ठोस कदम उठाने की जरूरत थी, जिसका हर कोई स्वागत करता। लेकिन अफसोस है खेमचंद शर्मा जी, कोर्ट को कहना पड़ रहा है, फटकार लगानी पड़ रही है केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को कि व्यवस्थाएं क्या है आपके लिए। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। आपदा की घड़ी है, राजनीति करने का वक्त नहीं है ये खेमचंद जी, पल्लवी जी, कपिश जी, रवि पराशर जी, हम सब बार बार यही अपील कर रहे हैं। लेकिन एक होने की बात सामने आ रही है, लेकिन एक होंगे कैसे जब सिस्टम ही दुरुस्त नहीं होगा? सवाल तो पूछे जाएंगे ना, फिर लोग मर रहे हैं, उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? लेकिन इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा, मुझे वक्त की कमी है, आप चारों से माफी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहता हूं। खेमचंद जी आपका भी शुक्रिया, पल्लवी जी आपका भी शुक्रिया, कपिल श्रीवास्तव जी, रवि पराशर जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल है सिस्टम पर जो फेल होता जा रहा है, संक्रमितों की संख्या जो बढ़ती जा रही है, मौतों का आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा है, क्या हमारी उतनी ठोस तैयारी नहीं थी, जिसका ही नतीजा है कि अब लगातार ये हालात देश और प्रदेश में पैदा हो रहे हैं। कोरोना को लेकर मरीजों की जान जा रही है। सबसे बड़ा अखाड़ा में आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।